देखो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, अभी तुम नहीं बताया मुझे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अच्छा नीनू बता लेक्चर नंबर कौन सा है? 30 होगा यार। था तो 29 होगा। 29 तो बॉम्बे, सुन लो, बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है ना, ये एशिया का पहला, एशिया का, पूरे एशिया का पहला, और भारत का ना सबसे बड़ा। रुको, आ जाओ इधर देखो। तो हमने समझा अब तक कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, लेक्चर नंबर 29 से देख लो, बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारत का है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार यही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 75 में, 1875, वही करेक्ट है। आज सब अलग अलग डाटा अलग नहीं मिलेगा तुम्हें। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1875 में। उसके बाद नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज था, इसकी स्थापना हुई कब बता सकते हो? 1992 में। कहीं कहीं 95 भी लिखा हुआ। आज समझ सही क्या है? सही 95 होगा, सही 95 होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बिल्कुल नया और ये बहुत पुराना, ये नया, ये बहुत पुराना। और जो शेयर बाजार होगा ना, जो शेयर बाजार हो, सुन लो ध्यान से, ये शेयर बाजार होगा जो, इस शेयर बाजार के अंदर जो कंपनी होगी ना, सब लोगों को, अधिकांश लोगों को यही पता कि शेयर बाजार के अंदर से जो कंपनियां पैसा इकट्ठा करती है, ये गलत है। मैंने तुम्हें बताया था जो कंपनियां ना वो पैसा इकट्ठा करती है प्राइमरी मार्केट के अंदर था, प्राथमिक बाजार के अंदर था। आया समझ में? जो सेकेंडरी मार्केट होगी ना, यानी द्वितीयक बाजार होगा, उसके अंदर जो शेयर होंगे उनकी खरीद बिक्री होती है। आया समझ में? खरीद बिक्री होती है। और मैं तुम्हें ये भी बताया था जो शेयर बाजार है ना, उसका कंसेप्ट क्यों अस्तित्व में आया, शेयर बाजार की आखिर जरूरत क्या है? तो बता सकते हो शेयर बाजार की जरूरत क्या है? किसके लिए शेयर बाजार की आखिर जरूरत क्या है? बताओ शेयर बाजार की जरूरत क्या है? बताओ किस चीज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? आम आदमी है, तुम्हारे पास पैसा भाई, तुम शेयर बाजार में निवेश करने जाते हो नहीं जाते हो? अगर तुम्हारा पैसा टाइम पर तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर काहे का पैसा? आया समझ में? अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर काहे का पैसा? इसलिए शेयर बाजार का कंसेप्ट अस्तित्व में आया। आया समझ में? मैंने तुम्हें बहुत सारे उदाहरण दिए थे जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं लिक्विडिटी, तरलता। आया समझ? बहुत सारे उदाहरण दिए थे। मैंने कहा था कि अगर तुम्हें जो शेयर है, तुम्हारे जो कंपनी जिस दिन बंद होगी ना, तुम्हारे जो मूल अमाउंट हो तुम्हें उस दिन वापस मिलने वाला, उससे पहले तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन तुमने तो पैसा इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में। जब शेयर मार्केट में क्या हुआ, तो शेयर मार्केट का कंसेप्ट जिन लोगों ने भी डिजाइन किया ना, बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया हुआ। याद रखना बात, या बहुत दूरदर्शी लोग हो रहे होंगे। मैं क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। मैं कंपनी हूं, इन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ। आज समझ, ये मेरे पास आते हैं और मैंने कहा था ये मेरे पास आते हैं, सोनू जी हमको पैसे दो, हमको तो पैसे की जरूरत है। मैंने कहा क्यों पैसे? मैंने कहा पैसे की जरूरत क्यों हो तुम्हें? क्योंकि हमने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने कहा नहीं, इक्विटी शेयर में तुमने इन्वेस्टमेंट किया था। जब इक्विटी शेयर में तुमने इन्वेस्टमेंट किया था तो तुम्हारे पास, तो मेरे पास एक तरीका होगा, तुम जो मैंने कंपनी लगाई थी ना, उसका तो मैं सारी एसेट्स बेचूं और इनका पैसा वापस कर दूं। लेकिन अगर मैं ऐसा ही करने वाला था, मैंने एक मशीन बेची, इनका पैसा वापस कर दिया। इतनी देर में मीनू चली आई। मीनू कहने लगी, मीनू रातों की नींद छीनू, कहने लगी मेरा ही पैसा वापस करो, मुझे ही प्रॉब्लम आए समझ। इतनी देर में वो भी के भी चले आए, मेरे पैसा वापस करो। आए समझ में? ढेर होशियार है, मेरे पैसे वापस दो। आए समझ में? उसके बाद ये भी चली आई साइड से, सारे पैसे मांगने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो फिर इस तरह तो कंपनी का कंसेप्ट कभी आगे नहीं बढ़ने वाला। तो क्या होना चाहिए? इसी संदर्भ में आया शेयर मार्केट, शेयर बाजार। इनके पास जो शेयर था मेरी कंपनी का, इन्होंने, तो मैं नहीं खरीद सकता हो। क्यों? क्योंकि ये रूल रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आता हो। क्यों? ये ना मीनू को जरूरत है पैसे, इन्हें पैसे की जरूरत है, ये अपना शेयर को मीनू को बेच सकती है। आया समझ? मीनू को बेच सकती है कहां? शेयर बाजार के अंदर जाकर, द्वितीयक मार्केट के अंदर। मीनू बेच सकती है के को। आया समझ में? ये बेच सकती है वी को, और वी बेच सकती है एस को। इस तरह बेचते चले जाएंगे। ये सुन लो, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? इसीलिए द्वितीयक बाजार क्यों? ताकि जो पैसा और तुम्हारे इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके, उसके अंदर तरलता लाई जा सके,
उसके अंदर क्या लिया जा सके, और तरलता के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसको जबरदस्त तरीके में बहस किया हुआ हूँ। समझ में आई बात? मैंने कहा था जो लिक्विडिटी है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कैश को ना परफेक्टली एसिस्ट बोलते हैं, परफेक्टली एसिड्स। जब एक चोर ना किसी घर में चोरी करने जाता तो सबसे पहले क्या ढूंढता, कैश। उसे भी चाहिए ना, उसके बाद सोना देखता होगा। इसका मतलब सबसे पहले अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर किस काम का पैसा। इसीलिए शेयर मार्केट का कंसेप्ट अस्तित्व में आया। इतनी बात बताओ जो समझ में आई। अब सवाल है जो शेयर बाजार, तुमने सुना होगा कि शेयर बाजार है ना, शेयर बाजार का जो काम हो बहुत रिस्की काम हो। शेयर बाजार जब कहा जाता जब ऊपर जाएगा ना तो इतना रिटर्न देगा तुम संभाल नहीं पाओगे, और जो इतना जब नीचे जाएगा ना तो तुम समझ नहीं पाओगे। चलो ये तो समझ में आ रहा है नहीं, डायलॉग भी अच्छा लग रहा है कि जब शेयर मार्केट देगा तो इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, है आया समझ में? जब लेगा तो इतना लेगा तुम समझ नहीं पाओगे। यस और नो? अब कैसे देगा कैसे लेगा ये तो समझ में आता है, आया समझ? शेयर मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट कैसे नीचे जाएगा, कैसे फ्लक्चुएट करता, ये समझ में आता है। ये जानना चाहते हो कैसे शेयर, कहते हैं आज शेयर बाजार पूरी तरह गिर चुका, इसका मतलब क्या होगा? शेयर बाजार पूरी तरह गिर, इसका क्या मतलब हो? आज शेयर बाजार ना पूरी तरह ऊपर चढ़ चुका, इसका क्या मतलब हो भाई? यस और नो? न्यूज में बताते रहते हैं आज दोपहर 3 बजे के बाद शेयर बाजार पूरी तरह से गिरा। अति मैडम क्या कहना चाह रही, जानना चाहते हो? अब पता लगने वाला इसका, ये मैं समझाने आया हूं तुम आज, समझ में आया? चलो, तो ऐसी क्या चीज है जो शेयर बाजार को प्रभावित करती है? आया समझ? मैं हूं, मैं नहीं तुम हो। ऐसी वे कौन कौन से कारक जो तुम्हारी पढ़ाई को प्रभावित करते हैं? नंबर फर्स्ट एज फैक्टर, नंबर सेकंड परिवेश, सोशल मीडिया नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता होगा। नंबर थर्ड अनुशासनहीनता। कितने फैक्टर हो गए? 3। नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट। कितने होंगे? 5वां फैक्टर जिम्मेदारी ना समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज के लिए पढ़ रहे हो तुम? आया समझ? इतनी बात बताओ समझ में नहीं? ये क्या बताया मैंने तुम्हारी पढ़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। ये शेयर बाजार नहीं है, शेयर बाजार ऊपर नहीं आ रहा नीचे नहीं आ रहा, तो ऐसे कौन कौन से कारक जो शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं? अगली हेडिंग आज की हमारी यही है कि शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक तो बहुत, लेकिन 3 बड़े कारक, और तीनों को हमेशा तुम्हें याद रखने, शेयर बाजार को जो प्रभावित करते हैं। यस और नो? ठीक है, तो शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 होगा इकोनॉमिक फैक्टर। नंबर 1 आर्थिक कारक। नंबर 2 इसे बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। नंबर 2 इसे बोलते हैं अनुमानित कारक। स्पेकुलेशन। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण, ये आपका होगा इंटरनेशनल फैक्टर, वैश्विक कारक या अंतरराष्ट्रीय कारक। इतना बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई? इंटरनेशनल फैक्टर। तो शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? नंबर फर्स्ट, नंबर 2, नंबर 3 वैश्विक कारक। तो सबसे पहले कौन सा समझेंगे? अगर आर्थिक कारक समझ रहे हैं ना तो वास्तव में समझ में आ जाने वाला तुम्हारा शेयर बाजार ऊपर जाने का क्या मतलब हो और शेयर बाजार नीचे आने का क्या मतलब हो। आया समझ लो? इसका मतलब हो शेयर का दाम बढ़ता होगा, शेयर का दाम घटता होगा, शेयर का दाम बढ़ता होगा, शेयर का दाम घटता होगा। जब शेयर का दाम बढ़ता होगा तो शेयर बाजार ऊपर चला जाता होगा, और जब शेयर का दाम घटता होगा तो शेयर बाजार नीचे चला जाता होगा। ये सर नो? ठीक है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, मुझे दीदी की कॉपी से पता लगा था, इन्होंने लिख रखा था इसमें वर्तमान समय में 5000 कंपनी लिस्टेड है, 5000 कंपनियां, और सारी की सारी पब्लिक कंपनियां, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर ना जो निजी कंपनियां वे काम नहीं करती, ये भी हम तुम्हें बताए थे। आया समझ में?
शेयर बाजार के अंदर निजी कंपनियां काम नहीं करती, शेयर मार्केट पब्लिक कंपनियां काम करती है, समझ आई। और उनके बारे में जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। लगभग 5000 कंपनियां आज बीएससी के अंदर लिस्टेड है और एनएससी के अंदर लगभग 2000 कंपनियां। कितनी? 2000 कंपनियां। समझ में आई बात है। मैंने कहा तुम ही मेरे गुरु हो, मुझे तुम्हारी कॉपी पढ़ के पता लगता, मैं यही तो पढ़ रहा था, अच्छी अच्छी चीजें मिली जो हम जहाँ फैक्ट कमजोर है। और एक तुम ये बता रहे थे कि जो बीएससी है ना, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। इतनी जानकारी तुमने बताई मुझे, और तुम्हें जानकारी पर ये पढ़ के पता लगा मुझे, इसी कॉपी मैंने पढ़ा कि इसी कॉपी में लिखा होता है ये इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, और तेजी के साथ उभरता हुआ सब कुछ है इलेक्ट्रॉनिक, सबसे नया बाजार है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ। अब तो यहाँ भी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, ऊपर वाले को भी आए समझ लो। मैडम बैठ जाओ, इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो जानना चाहते हो शेयर बाजार कैसे ऊपर जाता होगा, शेयर बाजार कैसे नीचे जाता होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे समझो कि कैसे शेयर बाजार ऊपर जाता होगा और कैसे शेयर बाजार नीचे आता होगा। ये सर नो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जानना चाहते हो कैसे शेयर बाजार ऊपर जाता होगा और कैसे शेयर बाजार नीचे जाता होगा? इच्छा ना? तो बता दूं कितने कारक? आर्थिक कारक, अनुमानित कारक, वैश्विक कारक। तो आर्थिक कारक कौन से, इसे समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल का प्रयोग करूंगा। अभी ना एग्जांपल की तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, आज समझ। मैंने अनपढ़ बहुत देखे, तेरे जैसा अनपढ़ कभी नहीं देखा। समझ में आया बात है? चलो ये समझ में आए। अनुमानित कारक को समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिखा दे रहा ना? कोई दिक्कत? मेरे पास कंपनी एक, ये कंपनी, उस कंपनी का नाम हो एसपीएल, ले लो क्या जा रहा है, एसपीएल कंपनी मेरे पास। कोई दिक्कत? तो ये बताओ इस कंपनी का शेयर बाजार तो कोई संबंध है क्या? है। मैं कह रहा हूं इस कंपनी का शेयर बाजार तो कोई संबंध है क्या? मेरी कंपनी है, मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मान लो लिस्टेड है, शेयर बाजार में लिस्टेड है, लेकिन बताओ इसका द्वितीयक मार्केट तो कोई संबंध है क्या? ये तो पैसा इकट्ठा करती होगी, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा इसे तो पैसा चाहिए, और पैसा शेयर मार्केट से मिलेगा सर। कौन से? प्राइमरी बैंक, प्राथमिक बाजार से। इसका मतलब द्वितीयक बाजार तो इसका कोई लेना नहीं है। और मैं कल एक बात और बताया था, मैंने कहा बिना द्वितीयक बाजार के, बिना शेयर बाजार के कंपनी कंसेप्ट को भी प्रमोट नहीं कर सकते। आए समझ में? क्यों नहीं कर सकते ये बता दो जरा, क्यों नहीं कर सकते बताओ? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी तो चाहिए। आज समझ, लोग अपना पैसा नहीं मांगना चाहेंगे, आए ये एकदम नहीं कहेगी चलो अपनी मशीन बेचो पैसा दो मेरा, चलो मैं अपनी मशीन दे पैसा दो मेरा। ये सुन लो, इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? तो जो कंपनी है हमारे पास, ये यहां तो सुनना अच्छे तरीके से, भले ही जो कंपनी, सुन लो, भले कंपनी का संबंध शेयर बाजार से ना हो, द्वितीयक बाजार से ना हो, भले ही कंपनी का संबंध शेयर बाजार से ना हो, सीधे ना हो, लेकिन कंपनी की जो शेयर, कंपनी क्या है, कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अच्छे मोड में आया, समझ में, कंपनी की जो डिविडेंड है वो ज्यादा दिया जा रहा है, जो शेयर धारक है ना उसके, उसमें ज्यादा डिविडेंड बांटा जा रहा है। डिविडेंड का मतलब समझिए लाभांश। अगर जो शेयर धारक है उन्हें जो लाभांश अधिक मात्रा में बांटा जा रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज समझो, अगर लाभांश नहीं मिल रहा, अगर कंपनी को लाभ नहीं हुआ ना, तो कोई डिविडेंड नहीं। आज समझ में, चाहे हानि हो चाहे नुकसान, लाभ डिविडेंड जब मिलेगा, लाभांश जब मिलेगा शेयर धारकों को, तब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को 3 साल तक भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो 3 साल तक भी कोई लाभांश नहीं मिलने वाला, कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही? क्या बताने की कोशिश करी जा रही? तो इसका मतलब जो कंपनी है ना, कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही, सुन लेना ध्यान लगा, कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही, इसका असर सीधा शेयर बाजार पर पड़ता है। दोबारा बता रहा हूं, आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, दोबारा समझ लो, कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही, उसका सीधा असर ना कहां पड़ता होगा, शेयर बाजार पर पड़ता होगा। आज समझ लो, कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही तो इसके जो शेयर होंगे उनके दाम बढ़ते चले जाएंगे, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही उसके शेयर के दाम घटते चले जाएंगे। तो ये तो शेयर बाजार घटना बढ़ना हो, और क्या घटना बढ़ना हो। आज समझिए, अभी आ रहे उस पर घबराओ मत बिल्कुल भी, आप थोड़ा ठीक जिस तरह मैं समझाऊंगा उसे समझ लो। पहले हम कह रहे कि अगर ये बताओ, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी
जब अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, इसका मतलब इसका जो असर है वो सीधा शेयर बाजार पर पड़ता होगा। इसे समझाने के लिए, मैं इसे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं ताकि इसे समझा सकूं कैसे पड़ता होगा। हम कह रहे हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही तो इसके जो शेयर है ना, इसके शेयर, मैंने कहा मेरी एसपीएल कंपनी, इसका एक शेयर इसका 10 रुपए का, कितने का? 10 रुपए का। आया समझ में? मान लो इस ये लड़की आई या इन्हें मेरी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो कितने 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 रुपए के शेयर खरीद लिए? 100 रुपए के शेयर इसके पास। आई मीनू रातों की नींद छीनू, कहने लगी, पता कहने लगी, मुझे 20 शेयर चाहिए आपकी कंपनी के। मैंने कहा एक शेयर 10 रुपए का, तो 20 दूनी कितना बैठेगा? 200 रुपए के शेयर इसके पास। वो आई कहने लगी मुझे आपकी कंपनी में कोई शेयर पसंद नहीं आया। या आई कहने लगी मुझे भी पसंद नहीं आया। आई के आया, ये बता क्या कहने लगी मुझे आपकी कंपनी के ना 50 शेयर चाहिए। तो बताओ 50 शेयर चाहिए तो तरीके थे 500 रुपए के शेयर उन्होंने खरीद कर अपने पास रख लिए। ये सुन लो ठीक। तो ये तब क्या लगती है, जब मेरी कंपनी थी शेयर खरीद कर अपने पास रख लिया। अब मेरी कंपनी ना अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर। अब बताओ मेरी जब कंपनी को बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो इन्हें 10 शेयर खरीद देते, इसे 10 शेयर के हिसाब से पैसा जाएगा। उन्हें 20 शेयर खरीद देते, उसे 50 शेयर खरीद देते। इनका सबको मेरी कंपनी को बेनिफिट हुआ एक साल में एक बार, तो डिविडेंड मैंने कहा जब मेरे बेनिफिट हुआ, जितना बेनिफिट हुआ तो मेरे बीच में लाभांश बांटूंगा नहीं बांटूंगा। तुमने देखा ही तो मेरी होते चले जा रही, तो तुम भी तो मेरी कंपनी के शेयर खरीदने आओगे नहीं आओगे? तो बताओ मेरी कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? ये पड़ोस की जो बैठी हुई थी बेचारी हैं, ये जो ऊपर दिखा रही थी, तो ये भी तो कंपनी के शेयर खरीदने आ गई। इन्हें देखो तुम भी आओगे नहीं आओगे? तो मेरे बताओ मेरी कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ जाने बढ़ जाएगा? इससे बैठे बैठे पता किसको होगा? कंप्यूटर में बैठे बैठे हो जाता रहता है। इस कंपनी का जो शेयर का दाम है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बताओ एक कंपनी का मेरा एक शेयर 10 रुपए का था, ऐसा समझो। जब इन्हें लाभ हुआ तो मैंने कंपनी के शेयर का दाम बढ़ाया तुरंत। पता क्या हुआ? एक शेयर मैंने 15 रुपए का कर दिया। कितना कर दिया? क्यों कर दिया? इसका ये मतलब था, अब देखो मेरी कंपनी के जो शेयर के दाम थे ना, वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब शेयर बाजार है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ भी डिमांड जो सप्लाई हो ना, उसका रूल लागू हो। यहाँ भी डिमांड सप्लाई का रूल लागू हो। इतनी बात बताओ समझ में? क्यों? क्योंकि मेरी जो कंपनी थी ना, जो शेयर बाजार में लिस्टेड थी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड थी मेरी कंपनी, सूचीबद्ध थी, जो हमने सूचीबद्ध करवाई थी, आया समझ में? उस कंपनी के जो शेयर थे ना, उनके डिमांड बढ़ता जा रहा है। जब उनका डिमांड बढ़ेगा तो उसका दाम बढ़ेगा। डिमांड बढ़ क्यों? उसका मैंने कहा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। जब अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो उसका डिमांड बढ़ेगा, लोग आएंगे और मेरे शेयर खरीदेंगे। और पता कैसे खरीदेंगे? कंप्यूटर में बैठे बैठे हुए। आज समझ वहां सब दिखाई देगा, ये एसपीएल कंपनी, इसका एक शेयर इतने रुपए का, और इसका ना जो या इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, इसलिए पिछले साल भी जो शेयर धारक थे ना, उन्होंने अच्छा लाभांश दिया था, उससे पिछले साल भी अच्छा लाभांश दिया था, उससे पिछले साल भी अच्छा लाभांश दिया था। इसका मतलब कंपनी का गुडविल अच्छा। अगर कंपनी का गुडविल अच्छा होगा, इसका मतलब लोग शेयर में इंटरेस्ट दिखाएंगे और शेयर खरीदेंगे। और जब शेयर खरीदेंगे तो शेयर का डिमांड बढ़ेगा, और जब शेयर का डिमांड बढ़ेगा, इसका मतलब शेयर बाजार ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? हल्का हल्का इतना बात समझ में आया है। एक मेरी जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, समझ में आती है, मैंने 4 लड़कियों को कमान सौंपी हुई है अपनी। कितनी लड़कियों को? चारों की चारों फॉरन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। वही आज समझ में, बहुत माइंडेड लोग, और ये सामने आए, मीडिया के सामने आए हैं। आज समझ में, जी न्यूज पाए हैं, एनडीटीवी पाए हैं, जी न्यूज पाए हैं, और किस पाए? एनडीटीवी पाए हैं, और बड़े बड़े जो चैनल है ना, आज तक पाए हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे सामने आया और कहने लगा इस बार 40% डिविडेंड लाभांश 40% हम शेयर धारकों में बांटने वाले। इन्होंने आकर घोषणा कर दी। अब बताओ, और दूसरी कंपनी दे दी 5%, 6%, 4%, 2%। और जब ये घोषणा करी ना मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना कर, जो फॉरेन की 4 लड़कियां मेरे साथ काम कर रही थी, आज समझ आई बात है? मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी तो मेरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं तो सैलरी देता हूँ, ये कंपनी के मालिक नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के मालिक नहीं है। इन्होंने आकर घोषणा करी कि हमारी एसपीएल कंपनी इस साल 40% डिविडेंड देने वाली। और जैसे ही मीडिया में घोषणा हुई, जब घोषणा होगी तो तुम क्या बता सकते हो? मुझे एक बात बता सकते हो कि जो मेरी कंपनी के शेयर होंगे उनका क्या हाल चाल होगा? डिमांड बढ़ चुका होगा नहीं बढ़ चुका होगा? ऐसा समझो, जहां दूसरी कंपनियां 6%, 5%, 4% दे रही थी, तो मेरी कंपनी के शेयर का दाम बढ़ने वाला नहीं बढ़ने वाला? डिमांड बढ़ने वाला नहीं बढ़ने वाला? इसका मतलब ऐसा होगा। और ये कहां बढ़ेगा? सब शेयर बाजार। यानी इस कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही, अगर वो छोटा सा भी बदलाव कर रही ना, इसका असर सीधा शेयर बाजार पर दिखाई दे। इसलिए शेयर बाजार ना बहुत वोलाटाइल हो, बहुत रिस्की हो, बहुत गतिशील हो। कैसा हो? मैंने कहा कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस, कंपनी का संबंध भले ही शेयर बाजार से नहीं है, कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही होगी, इसका सीधा असर शेयर बाजार के अंदर दिखाई देता होगा। देखो मेरी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था, उसने घोषणा कर दी हम इस बार अपने शेयर धारकों में 40% डिविडेंड लाभांश बांटने वाले हैं।
ऐसे ही उन्होंने सुना जो दूसरी कंपनी में पैसे लगाए थे ना, सीधे सब कुछ छोड़कर हमारी कंपनी में चले आए। जिन्होंने एयरटेल में, जियो पैसा लगाया था ना, सीधा अब एसकेएल में पैसा लगा रहे। दूसरे शेयर में तो काट, एक मार्केट में तो पैसा उठा रहे, कंपनी में तो दूसरे वाले में डाल दे रहे। आज समझ में, तो मेरी जो कंपनी थी ना एसपीएल, उसके दाम ऐसे बढ़ते चले जाओ, आज समझ में, तेजी के साथ बढ़ता चला गया, कोई दिक्कत है। और दूसरी कंपनी का शेयर दाम कैसे करता है, घटता चला गया। आज समझ में, जो पैसे निवेशक थे ना, निवेशकों ने क्यों दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि लाभांश ज्यादा। यानी मैं कुछ भी घोषणा करूंगा ना, सीधा असर शेयर बाजार का पड़ेगा। कुछ भी घोषणा करूंगा, अगर मैं यहाँ पता लग गया ना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने यहाँ बैठा हुआ था, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी। चारों की चारों ना बेवफा निकली। क्या निकली, बेवफा निकली। और उसके बाद ना जो 40% डिविडेंड की बात कर रही थी ना, उन्होंने बाद में जाकर पता चला इन्होंने 20,000 ऐसे थे जो इन्होंने कोई कंपनी खोली न की, कंपनी उस कागजों में खोल रखी थी, और उसे 20,000 कागजों में पैसे बांट रहे थे। वास्तव में कोई 20,000 ऐसे लोग थे जो कागजों में पैसा बांट रहे थे। 20,000 करोड़ रुपए कागजों में जा रहा था, वैसे सैलरी बना के दिखा रहे थे ना। आज समझ, इन्होंने कोई कंपनी नहीं खोल रखी थी, लैंड नहीं थी, भूमि नहीं थी, बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं आता, बस वो कंपनी थी ना, वो एक कागजों में रही वो कंपनी, बस कागजी कंपनी थी वह। ऐसे बाद में जाकर पता चला मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे धोखा दे दिया, और 20,000 करोड़ रुपए हर साल बांट रहे थे वे, और किसी सिर्फ कागजों पर, और वो 20,000 करोड़ रुपए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जेब में जा रहे थे। तो मुझे पता चला। तो बताओ, यह बात सीधी न्यूज में आई, इसका खुलासा। तो बताओ मेरी कंपनी के शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड घट जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या मेरी कंपनी के जो मेरी कंपनी का शेयर बाजार में असर दिखाई देगा, मेरी कंपनी में दिखाई देगा, ग्राफ कैसे चला जाएगा, यह बात तुमने खुद बताई। देखो कितने होशियार हो तुम, बस तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। इतने होशियार हो तुम। आज समझे, इस बात को समझने में ना, इस बात को समझने में किताबों को 5 जो किताब उसके 10 पन्ने पलटने स्टार्ट कर दोगे, तभी समझ में आएगी तुम्हें। हमारे तो शेयर बाजार तो तुम भी पढ़ गए, वहां कुछ बताया इस तरह। आज समझो, अब तुम्हें सब समझ में आ गया। मैं जानता हूं तुम कितने होशियार हो, ये तुमने क्लास में बैठा रखा। आज समझ, बस तुम्हारे अंदर का टैलेंट बाहर निकालने की जरूरत है। समझ में आया बात, इतने होशियार हो तुम। इतनी बात बताओ समझ में आया। तो मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे धोखा दिया, तो मेरी कंपनी के शेयर पर क्या प्रभाव पड़ा, गिर गए, शेयर गिर गए। इसका मतलब शेयर गिर गया, शेयर बाजार नीचे चला गया। इसका मतलब ऐसा कह सकते हो, फिर मीडिया में क्या न्यूज आएगा, एसपीएल कंपनी के एसपीएल कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट, धड़ाम से गिरे। आज पिछले 10 सालों में तेजी के साथ गिरे। और तो इसलिए कहते हैं गोरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर, गोरे पहले भी धोखेबाज थे, गोरे आज भी धोखेबाज है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत है। चलो इतनी बात बताओ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक उदाहरण देते हैं तुम, चलो रियल वाला उदाहरण देखते हैं। आज भारत की सबसे बड़ी शेयर कंपनी बताओ कौन सी, भारत की सबसे बड़ी शेयर कंपनी जो शेयर बाजार के अंदर लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, तुम ज्यादातर नए युवा वर्ग और तुम्हारे पास इंटरनेट भी है, और मेरे पास इंटरनेट है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, सर टाइम का अभाव हो। और तुम सर्च करो घर जाकर, और सर्च करोगे तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे ना बताया जाता था कि जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, वह इन्फोसिस है। कौन सी, इन्फोसिस। मैं जानता हूँ कि तुम घर जाकर सर्च करोगे, हाँ भारत की सबसे बड़ी कंपनी। आज समझ, इसका जो शेयर है ना, ये पता न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। और इसमें बता क्या कहा गया, देखो भारत की सबसे बड़ी कंपनी इस टाइम जो शेयर मार्केट में काम कर रही है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, शेयर कंपनी। देखो तुमने यार ध्यान लगाया, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, उसका नाम है इन्फोसिस। हिंदी में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, इसके जो चेयरमैन है ना, उन चेयरमैन का नाम है नारायण मूर्ति। बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत जबरदस्त का माइंड है। और कहा जाता है इनकी, जब इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी तो इनका एक भी शेयर नहीं बिका था। और आज मैं चाहता हूं तुम ना नारायण मूर्ति का बायोग्राफी पढ़ना घर जाकर जरूर। इनका एक भी शेयर नहीं बिका था, और इन्होंने अपनी जो पत्नी थी, वाइफ थी, उन्होंने इनका साथ दिया था, और उन्होंने ना अपनी पत्नी के जो गहने थे वे गिरवी रखे थे। आया समझ में, उनकी अपनी पत्नी के जो गहने थे वे गिरवी रखे थे।
सोच सकते हो। उसके बाद ना आज यही कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है नारायण मूर्ति है ना, नारायण मूर्ति, सुन लो ध्यान लगा के, ए मैडम सुन लो, जो नारायण मूर्ति है ना, आज नारायण मूर्ति की कंपनी पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इंफोसिस कंपनी। और इंफोसिस कंपनी ना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। हेलो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। सोच सकते हो तुम। लेकिन इंपोर्टेंट बात बताऊं तुम, इंपोर्टेंट बात बताऊं तुम, मीडिया में एक न्यूज आया, मीडिया में एक न्यूज आया, मनमोहन सिंह के टाइम की बात है। उदाहरण एग्जाम्पल, मैं ऐसे उदाहरण देकर तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ये आर्थिक कारक कैसे काम करते हैं। ये आर्थिक कारक ही तो, ये तो आर्थिक कारक ये कैसे काम करते हैं, शेयर मार्केट कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है। मीडिया में न्यूज आया कि जो नारायण मूर्ति है ना, अब मैं संन्यास ले रहे शेयर मार्केट से, चेयरमैन है मैं इस कंपनी के, संन्यास ले रहे। अब एक व्यक्ति जो इस कंपनी को टॉप तक लेगा, और ये कंपनी लोगों को लाभ देती चली जा रही, देती चली जा रही, देती चली जा रही, आज समझ लो, देती चली जा रही, तो लोगों को विश्वास नहीं है कि दूसरा कोई मैनेजर आगा और इस जो कंपनी को ना, इस कंपनी को क्या पता किस तरह चलागा, लाभांश मिले ना मिले। तो लोगों ने यहाँ तक अपना जो शेयर थे ना, आज समझ लो, लोगों ने इसके शेयर खरीदना बंद कर दिया, इसके शेयर का दाम लगातार घटता चला गया, लगातार घटता चला गया। और यहाँ तक भी मुझे तो यहाँ तक भी न्यूज आया इसके शेयर का दाम 132 रुपए से घटकर 28 रुपए आया था 2 दिन के अंदर। एक शेयर पहले 132 रुपए का था, 128 रुपए चला गया। पता ये सिर्फ एक न्यूज आया था मीडिया में, सिर्फ एक ही न्यूज आया। मैंने कहा था पहले, मैंने कहा इनका संबंध ना सीधा शेयर बाजार पर पड़ता, कुछ भी होगा तो शेयर बाजार पर उसका असर पड़ेगा। और मैं तुम्हें इतना होशियार बना दूंगा, कल को बजट की घोषणा होने वाली ना, परसों को तुम बता दोगे शेयर बाजार में घटेगा पड़ेगा, इतना होशियार बना दूंगा मैं तुम्हें। बजट को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा तुम्हारा। देखो भी नजर देखो, हम नारायण मूर्ति ने कहा कि मैं ना इस बार संन्यास लेने वाले, क्या लेने वाले, संन्यास लेने वाले, और इस कंपनी से इस्तीफा दे देने वाले। वे इस बार कंपनी के सीईओ नहीं रहेंगे। जब सीईओ नहीं रहेंगे कंपनी के, इसका मतलब कंपनी को मैनेज नहीं करने के। जब कंपनी को मैनेज नहीं करने के, इसका मतलब अगर मैनेजर अच्छा नहीं होगा तो उम्मीद ही नहीं है कि लाभ मिलने वाला। और जब लाभ मिलने वाला, इसका मतलब इसका शेयर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों ने इसका शेयर खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा। इसका जो सेंसेक्स वो नीचे चला गया, पूरा का पूरा नीचे चला गया। इसका जो शेयर बाजार है ना, पूरा का पूरा नीचे चला गया, धड़ाम से नीचे गिरा। और इस कंपनी को खड़ा होने में, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, इस कंपनी को खड़ा होने में लगभग 1.5-2 साल लगे। बाद में जाकर एक न्यूज और आया कि सत्य जो नारायण मूर्ति है ना, वे कंपनी को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में एक न्यूज और आया कि जो कंपनी हो ना, वे दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे ये न्यूज आया ना, तुरंत मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी न्यूज का शेयर बाजार पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा आज समझ। तो जो नारायण मूर्ति कंपनी थी ना, इंफोसिस, इसका दाम तेजी के साथ बढ़ता चला गया और फिर भारत की नंबर 1 कंपनी बनी 1-1.5 साल के अंदर ही। सोच सकते हो तुम। इसमें तुम्हें कहना चाहता हूं कि इसका मतलब जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, वो कुछ भी घोषणा करता होगा या कंपनी को लाभ होता होगा, कंपनी कैसा परफॉर्म करती होगी, इसका सीधा असर कहां पड़ता होगा, शेयर बाजारों में, उस कंपनी के शेयरों पर पड़ता होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? कुछ तो समझ में आया, कुछ तो समझ में आया, कैसे शेयर बाजार घटता कैसे बढ़ता होगा। डिमांड सप्लाई का खेल नहीं, कोई दिक्कत। अब चलते, इतना ही नहीं, एक कंपनी का नाम तुम्हें पहले बताया था, सत्यम कंपनी का नाम सुना, सत्यम घोटाला हुआ था, सत्यम कंपनी। अब सत्यम कंपनी वाला घोटाला ऐसा ही है जैसे मेरे साथ हुआ था, थोड़ी पहले मैंने उदाहरण दिया था तुम्हें, ठीक। सुन लो, एक तीसरा उदाहरण, 2 उदाहरण दे चुका मैं तुम्हें, एक अपना दिया, एक तीसरा उदाहरण, ये रियल उदाहरण है, रियल। सत्यम कंपनी है, जाकर सर्च कर लेना। इस सत्यम कंपनी है ना, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका नाम था राजू लिंगम। क्या नाम था? नाम सुना? देखने का चाह रहा, देख लेना घर जाकर, साउथ इंडियन थे, राजू लिंगम थे। सुनो ध्यान लगाकर। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये कंपनी को मैनेज करते हैं, और मैनेज करते हैं। बाद में जाकर पता चला कि इन्होंने जो पब्लिक के पैसे इकट्ठा करा था ना, इन्होंने कहा कि हम एक कंपनी बनाने वाले, सत्यम कंपनी। और सत्यम कंपनी ने इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के 20,000 जो करोड़ थे ना, 20,000 करोड़ रुपए के, मैंने कहा इन्होंने डॉक्यूमेंट में, एक बोलते भूतिया घोटाला, इसे बोलते भूतिया घोटाले, क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। भूतिया घोटाला, भूत क्या बोलते हैं, घोस्ट टाइप का घोटाला, इस तरह। हाँ, तो इन्होंने घोटाला जो कराना है ना, 20,000 करोड़ रुपए ना हर साल ही, पता किससे दे रहे थे, हर साल ही उसको बांट रहे थे, कंपनी के वर्कर को दे रहे थे। बाद में जाकर पता चला कंपनी है, कंपनी सिर्फ कागजों में मौजूद है, और जो वर्कर है ना, वे भी वैसे ही सब सिंबॉलिक है, बस 1, 2, 3 बस। और ये सारा का सारा पैसा ना राजू लिंगम की जेब में चला जा रहा था।
ये तो सत्यम घोटाला आया समझ में, ये तो सत्यम घोटाला। आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनियां। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आता होगा, क्या इन्हें कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है? इन्हें है, उस संस्था का नाम है सेबी। सेबी जो शेयर बाजार को रेगुलेट करती है, इसे पढ़ाएंगे हम। आज समझो, इन्हें रेगुलेट करती है, रेगुलेट करनी पूरे शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, वो देखती है सभी ये काम। तो राजू लिंगम की जेब में इतना पैसा चला जा रहा था, राजू लिंगम की जेब में इतना पैसा चला जा रहा था। आया समझ में? जैसे ये न्यूज बाहर आया ना, तो इसका जो दाम था ना 140 रुपए से घटकर सीधा 20 रुपए पे चला आया, इसके शेयर का दाम। ये न्यूज तुरंत बाहर आया, इतना बड़ा घोटाला बाहर आया। मैं बताना चाहता हूं तुम, एक छोटी सी न्यूज का शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक छोटी सी न्यूज का शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? चलो इसे छोड़ो, चौथा उदाहरण लेता हूं। तुम आज ऐसा उदाहरण दूंगा तुम, जिसका तुम्हारे दैनिक जीवन में आज भी तुम यूज कर रहे हो उदाहरण को। देख लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें। जियो का नाम सुना है? खुश हो गए जिसके पास जियो का सिम हो। 2016 में लागू हुआ था, मेरे सामने की बात है। आया समझ? 2016 में लागू हुआ था, मेरा बुरा वक्त चल रहा था। इधर देख लो, जियो रिलायंस। ठीक, पहले दो कंपनियां हुआ करती थी, एक तो एयरटेल, एक आइडिया, या वोडाफोन भी कह सको। वोडाफोन, सुनो ध्यान से, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं तुम। पहले ये दोनों कंपनियां थी ना, जो एयरटेल और वोडाफोन, ये ब्रिटेन की कंपनी थी, ये एयरटेल भारत की कंपनी थी। हेलो, एयरटेल भारत की कंपनी थी, वोडाफोन पता किसकी कंपनी थी? वोडाफोन। ये एयरटेल और जो वोडाफोन थी ना, ये दोनों या तो भारतीय कंपनी थी या वही ब्रिटेन की कंपनी थी, और दोनों की दोनों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इनके भी शेयर है, समझ, इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। एयरटेल के टावर नहीं लग रहते, इनके ऑफिस नहीं है, इनका सब चीजें हैं भारत के अंदर। उसके बाद वोडाफोन का भी इस तरह है बिल्कुल, और इनकी भी, ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। समझ में, सूचीबद्ध है अभी कंपनी। अच्छा, तो इसके भी शेयर होंगे। जब शेयर होंगे तो इसके शेयर तो दाम घटता बढ़ता होगा, लोग इसके भी शेयर खरीदते हैं। आया समझ में? जो पहले ने यही दोनों कंपनियां डोमिनेट करती थी, अब पता क्या हुआ? जो जियो रिलायंस वाली कंपनी ने 2016 में जब आई, और जब ये जियो के जो मालिक, क्या नाम है उनका? मुकेश अंबानी। जब मुकेश अंबानी ना, कौन थे? मुकेश अंबानी, मेरे सामने की बात है डायरेक्ट, अपने अंक को तो देखा हुआ। इन्होंने 40-50 मिनट तक लेक्चर दिया, 40-50 मिनट तक लेक्चर दिया ना। लेक्चर देखो क्या दिया, यानी इनके लेक्चर का इनके शेयर पर क्या प्रभाव पड़ा। इन्होंने लेक्चर दिया, देखो 2016 में जब जियो रिलायंस इन्होंने लॉन्च करा, इन्होंने कहा कि हम 3 मंथ तक सिम फ्री दे रहे। पहली बात इन्होंने बोली सिम फ्री दे रहे, और कॉल भी फ्री, अनलिमिटेड है सब, और एसएमएस भी अनलिमिटेड। और इतना कहने दो, ये भाषण देते जा रहे थे। इधर ना जो एयरटेल का जो दाम है, एयरटेल दूसरा भाषण दिया उन्होंने, चलो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाषण में थोड़ा सा आगे बढ़ा, 30 मिनट की बात बता रहा हूँ, केवल 30 मिनट की, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की हो। एक बटन तो इधर दबाया, एक बटन इधर दबाया। आज समझ में, लोग देखते रहते हैं कि क्या घोषणा हो रही। आज समझ में, फिर एक शेयर इधर से निकाल कर दूसरे शेयर में चले जाता है, अपना शेयर इन्वेस्टमेंट कहीं और करते हैं। उसके बाद चलो यहाँ देखो, तो यहाँ इन्होंने कहा 3 मंथ तक का सिम फ्री देंगे, कॉल भी फ्री देंगे, अनलिमिटेड कॉल देंगे। ये कहा, ये भारत को बर्बाद करने वाली बात थी। आज जो भारत बर्बाद हुआ ना, इसी कारण बर्बाद हुआ, बात बताऊंगा। दूसरे नंबर पर जाओ, इन्होंने कहा, पता क्या कहा? इन्होंने कहा 4G का हमारा सिम, जब 4G का हमारा सिम, इन्होंने कहा कि हम ना 3 मंथ तक इंटरनेट भी फ्री देंगे, बिल्कुल फ्री, जितना यूज करना करो। या घोषणा करने दो इन्हें। अभी एयरटेल का ना, कहा जाता है एयरटेल का ना 18% से नीचे चला गया सीधा, एक बार के नहीं, 18% से नीचे चला गया। 18% की गिरावट आई इनके शेयर में सीधा। जहां लोग इनका शेयर खरीद रहे थे ना, 100% खरीद रहे थे, 100 में तो 18 घटा दो, अब इतना कम खरीदना स्टार्ट कर दिया तुरंत। इतनी 40 मिनट के लेक्चर की बात ही, इन्होंने केवल 40 मिनट का लेक्चर दिया। लोग सुन रहे थे, लोग बहुत होशियार होते हैं, कंप्यूटर बैठे रहते हैं, अगर इसका आगे पता लग चुका ना, जियो आगे तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला, इसका मतलब ये जो एयरटेल है ना, ये घाटे में जाने वाली। जब एक तरफ फायदा होगा, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर किसी दूसरे के कारण भी ना शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ सकता। ये इनके शेयर शेयर बाजार में लिस्टेड थे, लेकिन इन्होंने तो अपनी घोषणा करी, इनके कारण इस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी दूसरे के कारण भी ना कंपनी के शेयर पर प्रभाव पड़ सकता, शेयर बाजार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता, ऊपर नीचे जा सकता इनके भाषण में। और बाद में जाकर पता चला, इन्होंने कहा कि 1 महीने का डाटा और फ्री दे रहे। वोडाफोन का शेयर मार्केट भी 21% नीचे चला गया भाषण के दौरान। ये 3 महीने बाद फिर आए, जैसे यहाँ आए, आज देखो एयरटेल और जो वोडाफोन, जबरदस्त तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा। आज समझ में,
और इनका सुन लो ध्यान लगाएगा। और जो जियो रिलायंस है ना, ये भी भारत की कंपनी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, जियो रिलायंस कंपनी ना आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही, और इंटरनेशनल मार्केट में जाकर आज हम बात करते हैं कि 799 रिचार्ज हो चुका, लेकिन तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, भारतीय होने पर गर्व करो। आज समझ लो तुम भारतीय होने पर क्यों गर्व होना चाहिए, इसलिए गर्व होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जियो रिलायंस की कंपनी ना पूरी दुनिया में टक्कर दे रही। आज जब तुम ढिंडोरा पीटते हो, बाहर की कंपनी को तुम यहाँ बुलाते हो, वोडाफोन का आइडिया का सिम खरीदते हो तुम, इसे ये देखो जियो रिलायंस का पूरी दुनिया में नाम है, एक भारतीय कंपनी पूरी दुनिया में जाकर टक्कर दे रही, इससे बढ़िया क्या बात है। मैं अपना पर्सनल बात बताता हूँ, जिस टाइम 2009 में इंटरनेट यूज करता था, आज समझ लो 2009 में 2007 में मेरे पास मोबाइल फोन था, 2007 में मेरे पास मोबाइल फोन था, तुम्हारे पीछे पास भी नहीं रहा होगा। मैं सबसे पहले इंटरनेट यूज करता था, इस कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, आसपास इलाके में। समझ में बात है, जब मैं इंटरनेट यूज करता था ना, 255 रुपए में मुझे 1 GB मिलता था, 255 रुपए में ना मुझे 1 GB मिलता था, यस, 1 महीने के लिए। ऐसे समझ में। और 4 रुपए कॉल कटती थी उस टाइम पर, 4 रुपए 1 मिनट की बात करने कॉल कटते थे, इतना महंगा था। ऐसे समझ में। आज देखो कितना डाटा सस्ता, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता डाटा हम यूज कर रहे हैं। इधर देख लो, बात समझ में। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता रहा, नई नई कंपनियां आई, लेकिन सारी की सारी फ्लॉप होती चली गई। जो बाहर की जो टेलीकॉम कंपनियां थी ना, इनके सामने ध्वस्त होते चले गए। लेकिन जब से जियो आया ना, इनके दोनों के शेयर लगातार घटते चले गए। आज भी इनके शेयर हमेशा नीचे रहते हैं, और जियो रिलायंस ना ऊपर तेजी के साथ डोमिनेट करता रहता है, क्योंकि नई नई स्कीम निकालता रहता है ना। जब भी ये नई घोषणा करता, इनके शेयर पर जबरदस्त मात्रा में असर पड़ता होगा, यानी किसी दूसरे के कारण भी ना कंपनी के शेयर पर प्रभाव पड़ सकता होगा। एक तरफ 100 रुपए का, एक तरफ 2000 रुपए का, किस तरफ जाओगे? 100 रुपए का। कितने वाले जो हाथ खड़ा करेगा जिसको? ये नहीं, नेट की बात नहीं कर रहा मैं, तुमको कौन सा नोट पसंद है, 100 का 2000 का? क्यों? मानसिकता, इसे क्या आदत खराब है। चलो इंपोर्टेंट बात बताऊं, आ जाओ। 5000 कंपनियां बीएससी के अंदर, एक कंपनी नहीं है। अब देखो बजट का भी देख लो, बजट के बारे में, बजट में घोषणा हुई, देखो कितने खतरनाक है, कितना इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब बजट के बारे में सुन लो, यानी हम चारों, तो मैं पढ़ाते वक्त चारों दिशाओं में घूम जाऊंगा। और इसे बोलो 360 एंगल। कौन सा एंगल? अब सुन लो, बजट में मान लो 2023-24 का जो बजट आने वाला, फरवरी के अंदर अंतर टाइम में बजट आएगा। आया समझ में। निर्मला सीतारमण आ गई, पहले बजट जारी होता था फरवरी के लास्ट में, अब करते हैं फरवरी के शुरू में, मार्च के फर्स्ट वीक में जारी हो जाता है, हाँ फरवरी के लास्ट में। अब फरवरी के शुरू में, जब फरवरी के शुरू में ना लगभग 2 घंटे तक का लेक्चर देते, 2 घंटे का, और जो 2 घंटे का लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे पर ना, आर्थिक सर्वेक्षण पर लगभग लगातार 2 घंटे लेक्चर देती है। उसे ध्यान से सुनना। और पता क्या कहती है, देखो कहती है, कौन कहती है? निर्मला सीतारमण। क्या कहती है निर्मला सीतारमण? कहती है इस बार ना हमने सीमेंट, तुम बताना इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शेयर बाजार पर। जो सीमेंट कंपनियां ना, ये सीमेंट कंपनियां, कौन सी कंपनियां? एक सीमेंट कंपनियां ये कहने लगी हमने इस बार सीमेंट कंपनियों पर 10% में की टैक्स में छूट दे रहे, 10% की टैक्स में छूट दे रहे, तो बताओ कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा? सुन लो, हम कहने लगे कि शेयर बाजारों के अंदर, उन्होंने कहा बजट में कहा गया कि सीमेंट की कंपनियों को ना इस बार टैक्स के अंदर 10% की छूट दी जाती है। और जैसे इतने कहा, इसका मतलब ये कंपनी बेनिफिट में पहुंचने वाली, पहले पहुंचने वाली, यानी उन्होंने कहा इसका मतलब अरे शेयर बाजार में लिस्टेड होगी, और जब शेयर बाजार में लिस्टेड होगी सीमेंट वाली कंपनियां, तो इनका जो शेयर का दाम होगा उसकी डिमांड नहीं बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब बढ़ जाएगी, यही तो खास बात है जो निर्मला सीतारमण होने, आया समझ में, या कोई और वित्त मंत्री हो, इनका भाषण बड़े काम का हो, बड़े काम का हो। कुछ लोग तो इतने अग्रेसिव हो, इतने समझदार हो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मैं मुझे तुम आज टीवी खरीदने जा रहे, नहीं, बजट की घोषणा हो जाने दो, क्या पता बजट के अंदर इन चीजों, सब चीजों को सस्ता कर दो, 2 दिन बाद खरीद लेंगे, पहले बजट की घोषणा हो जाने दो। ऐसे समझ में, ये पढ़े लिखे लोगों का अप्रोच हो ना, और तुम्हारे जैसे नहीं पढ़ोगा अप्रोच थोड़ा ही होगा। ऐसे समझ में, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? ठीक, ये तो सीधे दिवाली पर जाएंगे, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? तो जो बजट है ना, बजट को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। मैं निर्मला सीतारमण क्या कहती है, मैं उनका भाषण, मैं तो जब यहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, मैं कहता था मुझे आज भाषण सुनना भाई, ऐसा बच मैं ये तो सुनना, यही तो चीज सुनता रहता हूँ। मैंने कहा किस चीज की घोषणा करी उन्होंने,
उन्होंने कहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया, उन्होंने कहा हमने इस बार कंपनियों पर 20% टैक्स और बढ़ाने वाले, तो कंपनी को नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो इसका मतलब उनके जो शेयर का दाम होगा वो घटता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उनका शेयर बाजार नीचे गिरता चला जाएगा। ये मतलब वो सबका, और लोग वहां पैसा लगाने के नहीं, जहां दाम। इसका मतलब जो बजट हो ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो। तुम जान के हैरानी होगी, जो बाहर के लोग हो ना, हमारे यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए, जो बाहर के लोग हमारे यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए, इनकी भी बहुत पेनी निगाहें हों। पता किस पर? बजट पर। बजट में पेनी निगाहें हों, ये भी ध्यान से सुनते हैं, फिर भारत के अंदर पैसा लगाने आते हैं, जहां ना बेनिफिट होगा वहीं पैसा लगाते हैं। समझ में आया? ठीक इस तरह तुम अपना अप्रोच डेवलप करना, ये हो पढ़ाई का मतलब। तो बजट, चलो मान लो बजट में घोषणा हुई, स्टील कंपनी, स्टील बनाने वाली कंपनी के में, स्टील बनाने वाली जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड होगी, जब लिस्टेड होगी उनमें 10% की टैक्स की छूट दी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? शेयर बढ़ जाएगी, शेयर बाजार में इसका क्या हाल चाल होगा? बढ़ जाएगी। यस और नो? तो जितने भी मैंने कारक डिस्कस करे ना, ये सारे आर्थिक कारक थे। कौन से? आर्थिक कारक। इसे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण कारक और सबसे इंटरेस्टिंग कारक, कम ही समय लूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक और जो मुझे लगता उसे बोलते हैं स्पेकुलेशन, अनुमानित कारक, स्पेकुलेशन फैक्टर, इसे बोलते हैं अनुमानित कारक। ठीक। और ये कहा जाता, इंपॉर्टेंट बात, पूरा शेयर बाजार ना अनुमानों पर चलता। पूरा शेयर बाजार किस पर चलता होगा? जो जितना अच्छा अनुमान लगागा ना, जो जितना अच्छा अनुमान लगागा। आज समझ में, चलो मान लो जाड़े के दिनों में तुम घर में बैठे हुए और तुमने बाहर निकल कर देखा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति है हमारे पास, एक व्यक्ति ने बाहर निकल कर देखा आज बारिश होगी, आज समझ में, उसने अनुमान लगाया आज बारिश होगी। दूसरा बाहर निकल कर गया, कहने लगा आज बारिश नहीं होगी। दोनों मौसम के बारे में जानकारी दे रहे, दोनों मौसम के बारे में जानकारी दे रहे, दोनों का अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? नंबर एक, पहले ने क्या, दूसरे ने क्या लगाया? बारिश रही। दोनों का अप्रोच अलग अलग, दोनों ने अलग अलग अनुमान लगाया। ठीक, हो सकता है पहले वाला सही हो सकता है दूसरे वाला सही हो, और जो भी सही होगा उसका बेनिफिट होगा। आए समझ? तो इस शेयर बाजार की यही खास बात हो, पूरा शेयर बाजार अनुमानों पर चलता, पूरा शेयर बाजार अनुमानों पर चलता हो। और वो कैसे? अब ये समझना, अनुमानों के कारण भी ना शेयर बाजार के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। ये सर नो? इतनी बात बताओ, समझ में आया? और जब अनुमान की बात करते हैं ना, जो इकोनॉमिक्स के रूल और नियम कानून, ये धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? आज बताता हूँ, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। चलो मान लो, देखो अनुमान की बात करते हैं, किसकी? अनुमानित कारक कौन कौन से हो जो शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं? अनुमानित कारक, इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन फैक्टर, इसे बोलते हैं अनुमानित कारक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अच्छा, चलो कल किसी कंपनी की, जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है ना, एसपीएल कंपनी, ठीक, एसपीएल कंपनी, इसमें इसके जो शेयर का दाम था ना कल 150 रुपए था। कितना था? 150 रुपए। पता, आज इसके शेयर का दाम हो चुका 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। बढ़ गया? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा शेयर का दाम? तो जब शेयर का दाम बढ़ चुका, यानी एक शेयर पर तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ज्यादा शेयर होंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम शेयर होंगे कम पैसे मिलेंगे। एक शेयर पर दो बंदे, एक आई, इसका नाम सिमरन, ये आई मीनू, आया समझ में? इसका नाम क्या है? मीनू, रातों की नींद छीनू। इन अनुमान लगाया कि मेरी कंपनी का दाम बढ़ेगा। इसने अनुमान लगाया कि मेरी कंपनी का दाम बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब तो बढ़ेगा तो इसका मतलब खरीदने में फायदा, ये तो खरीदने में फायदा। दूसरे वाले ने पता क्या लगाया? दूसरे वाले ने अनुमान लगाया इनकी कंपनी का दाम घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। आया समझ? इसका मतलब मेरी कंपनी का शेयर खरीदने में फायदा नहीं है। यहां से समझ लो, अगर यहां समझ लिया ना तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने अनुमानित कारक समझ लिया ना, वो इकोनॉमिक्स के जो रूल रेगुलेशन और डिमांड सप्लाई के रूल हैं, ये धरे के धरे आ जाएंगे जब अनुमान की बात करते हैं।
अनुमान के सामने सब फेल हो जा, और ये कारक किताबों में नहीं है। आया समझ में? अनुमानित कारक मैं ये कह रहा हूँ, कल मेरी कंपनी के शेयर का दाम था, कंपनी के एक शेयर का दाम था 150 रुपए, आज 200 रुपए। जब 200 रुपए है तो तुमने क्या मानना, इस बंदे ने कहा कि मेरे जो शेयर है ना कंपनी के, उसका दाम बढ़ेगा, क्या होगा? तो बढ़ेगा। इसने कहा बढ़ेगा, इसने कहा और बढ़ेगा, इसने कहा और बढ़ेगा। तो बताओ खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? आया समझो? इसका मतलब जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। आया समझो? बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यस और नो? कंपनी का दाम बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने अनुमान लगाया। आया समझ? क्या लगाया? अनुमान लगाया। अच्छा, तो जरा एक बात बताओ, जब डिमांड बढ़ जाती है, आया समझ, डिमांड कब बढ़ती है? जब दाम बढ़ जाएंगे, जब दाम घट जाते हैं। जब दाम क्या होते हैं? घट जाते हैं। जब डिमांड कब बढ़ती है? डिमांड कब बढ़ जाती है? जब दाम कम हो जाते हैं। जब दाम कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती है? लेकिन यहाँ तो दाम बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा? दाम बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? आज समझ, फिर भी डिमांड बढ़ रही। इकोनॉमिक्स का रूल रेगुलेशन, डिमांड सप्लाई का, वो फेल होगा यहाँ। अरे भाई सुन तो लो, ध्यान लगा, कभी अनुमानित कारक ये तरह समझना इतना आसान नहीं है। यूपीएससी की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी उस दिन स्टार्ट हो, पता किस दिन स्टार्ट हो? जिस दिन सिलेबस कॉपी बंद करो घर बैठ जाते हैं, उस दिन तैयारी शुरू हो यूपीएससी का, होशियार बनते हो। डिमांड सप्लाई का रूल कहता, अगर किसी चीज का दाम कब बढ़ेगा, ऐसा समझ, डिमांड कब बढ़ेगा किस चीज का? दाम घटेगा। यहाँ तो दाम बढ़ रहा, अब फिर भी डिमांड बढ़ रहा, इसका मतलब डिमांड सप्लाई का रूल है ना, वो फॉलो हो चुका, वो किसी काम का नहीं। मैंने क्या कही थी? मैंने कहा था जहां अनुमानित कारक काम करता होगा ना, वहां इकोनॉमिक्स के जो रूल रेगुलेशन होंगे धरे के धरे रह जाएंगे। तुम मेरी बात ही नहीं मानते। किताब में थोड़ा लिखा हुआ है, अभी तो रुक जाओ, इस बात को और क्लियर करूंगा मैं, और क्लियर करूंगा सर। ऐसे तुम अगले वाली आई, ये दूसरी मीनू, रातों की नींद छीनू, कहने लगी घटेगा। क्या कहा? कहने लगी घटेगा। भाग जाओ, पैसा निकाल के भाग जाओ, घटेगा। तो जब घटेगा तो और घटेगा, इसका मतलब ये पैसे निकाल के भाग जाएंगे यहाँ तक, घटेगा। तो ये बताओ, तो जो मेरी कंपनी है उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? तो यहाँ तो घटने पर घट रहा, आया समझ, लेकिन घटने पर बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? इसका मतलब डिमांड जो सप्लाई का रूल है ना, वो भी फॉलो हो चुका है। आया समझ? अभी आ जाओ, अभी एक चीज और बताता हूँ। हम क्या कहते हैं भाई, ये कहने लगे इसका डिमांड बढ़ता जा रहा, दाम घट गए। उल्टा हो नहीं होता, डिमांड बढ़ेगा तो दाम घट जाएंगे। यहाँ तो दाम भी घटते चले जा रहे और डिमांड भी घट रही, तो फेल नहीं होगा नियम। मांग और जो सप्लाई आपूर्ति है उसका नियम फेल नहीं होगा क्या? आगे और अच्छा से समझ में आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, तुम जहां अनुमानित कारक काम करते हैं ना, वहां सबकी पूरा इकोनॉमिक्स एक तरफ और अनुमानित कारक एक तरफ। अनुमान, मैंने कहा पूरा जो शेयर बाजार है ना, जो जितना अच्छा अनुमान लगागा इतना ज्यादा उससे बेनिफिट होगा। इसलिए हम शेयर बाजार को ना सट्टा बाजार कहते हैं, और दूसरी भाषा में से जो बाजार कहते हैं। ज्यादातर यही चले यहाँ से। और इसी कारण ये शेयर जो अनुमानित कारक, ये दूसरा कारक इस शेयर बाजार को रिस्की बनाता है। आज में ये दूसरा कारक है ना, इसे शेयर बाजार को रिस्की बनाता। रिस्की क्या बनाता? बैठे बैठे लगा दो। मैं इस तरह करके मैंने एक बार स्टार्टिंग में 7,000 रुपए फूक दिया। कितना? मैंने कहा पक्का बढ़ेगा। मैंने कहा लगा दो, घट गए। और जो अकाउंट में पड़े हुए थे वे भी भगा गए। पलक भर के अंदर साफ हो गए, 2-3 घंटे के अंदर सब साफ हो चुके, और टाइम का टाइम चला गया। फिर उसके बाद मैंने 70,000 रुपए लगाए मार्केट में। कितने? 70,000 लगाए, 1,40,000 के आसपास हो गया मेरे पास अकाउंट 3 दिन के अंदर। ऐसे समझो, हाँ डबल हो चुके। मैंने सोचा अभी नहीं बेचता, कोई बात नहीं है, अभी नहीं बेचता। तो मैंने कहा उसके म्यूचुअल फंड में यूज कर रखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ने दो। देखा क्या, जितने 1,40,000 थे ना घटते, तो 70,000 पे घूम फिर के 70,000 आ गया। उसके बाद उसके अंदर ये भी बेनिफिट हो, तुम जो पैसा ना उसे फटाफट अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। हाँ, तो आजकल सब चीज इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी। वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग, वो शेयर मार्केटिंग नहीं है। इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? अब मुझे एक बात और बता दो, जो व्यक्ति अनुमान लगाते हैं कि अभी और बढ़ेगा, उन्हें ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आशावादी।
है नहीं, ये तो आशावादी, लेकिन साहित्य की टर्म में बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स आया समझ में। यहाँ इसे आशावादी नहीं बोलने के। और जो जो लगाते हैं, जो मीनू ने क्या दाम, क्या अनुमान लगाया, घटेगा, इसे बोलते हैं निराशावादी। इसे क्या बोलेंगे, आशावादी। आया समझो, जब ये आशावादी होगी तो इसे साहित्य की टर्म में तो इसे आशावादी कहेंगे, इकोनॉमिक्स में से पता क्या कहेंगे, बहुत मस्त नाम हो और आज तुम उसके फैन हो जाओगे और तुम बार बार यूज करोगे। उसका नाम पता क्या है, उसका नाम है बुल। हाँ, इसका नाम है बुल, बुल। और हिंदी में कहते हैं तेजड़िया, हिंदी में इसका नाम तेजड़िया। ऐसा समझना, तेजड़िया मतलब तेज होगा, दाम बढ़ेगा, इन्हें अंदाजा लगाया तेजड़िया। तो जो जिन्हें अनुमान लगाया ना, एक सुन तो अभी आता रहे, इसको पहले इसका तो देख लो, तो उसे बोलते हैं बुल, बुल। और ये इनका नाम है हिंदी में तेजड़िया, तेजड़िया। तो इकोनॉमिक्स में वहां शेयर बाजार में इनकी बात हो, इकोनॉमिक्स में जो मार्केट हो ना लिखा हुआ, इनका इनका बहुत काम है। आया समझ में, इन पूरी दुनिया में इनकी डिमांड है, इन बुल को ढूंढ रहे हैं सब। आया समझ में कि इनका डिमांड है बुल, तेजड़िया, सब लोग इनकी बात करते हैं। निराशावादी लोग तो लोग दूर रहते हैं। आज समझ, उनका नाम भी देख लो, जो निराशावादी लोग, ऐसे व्यक्ति जो अनुमान लगाते हैं घटेगा घटेगा घटेगा, शेयर मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, उन्हें पता क्या कहते हैं, उनका नाम देख लो क्या है, उनका नाम है बियर, बियर। उसका नाम है मंदड़िया, मंदड़िया, मंदड़िया नहीं मंदड़िया। ये अनुमान लगाते हैं घटेगा। हाँ, तो एक तो तेजड़िया होगा, एक क्या होगा, मंदड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया। इसे कहते हैं बुल, बियर, बुल बियर। इतनी बात समझ में आया नहीं तो क्या बुल होगा क्या बियर होगा, समझ में आई बात यार। ये दोनों ऐसी चीजें ना, बुल और जो बियर है ना, बुल और बियर, समझ आई बात यार। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो बुल है वो कभी बियर नहीं बन सकता। हो सकता है इन अनुमान लगाया था अभी थोड़ी देर पहले कि बढ़ेगा, और थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद बताया घटेगा घटेगा। यानी एक ही व्यक्ति जो बुल है ना, हो सकता है 1 घंटे बाद उसका अनुमान चेंज हो जाए और वो बियर बन जाए। यानी बुल और बियर आपस में चेंज होते रहते हैं, जो बुल है ना और आप बियर आपस में चेंज होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, हेलो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जब तुम इसका मार्केट जाओगे देखने, मैं इसका मार्केट देखा हुआ, और जब तुम वहां जाओगे ना, तुम मार्केट देखा हुआ पूरा पूरा बॉम्बे के अंदर इसका, बॉम्बे के अंदर इसका जो मार्केट है ना, मार्केट के अंदर जाओगे, इसके अंदर इसके बिल्डिंग में प्रवेश करोगे तो एक मूर्ति लगी हुई, उस मूर्ति का नाम पता क्या है, बुल। और वो बुल पता किस बात की ओर इशारा करती है, आज तुम नेट पे देख लेना, इस बात की ओर इशारा करती है, ऐसा मान के चलते शेयर मार्केट बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। निवेश को आओ, पैसा लगाओ, शेयर मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भी आशावादी की बात करती है। आए समझ में, ये सर नो है समझ में। तो घटा, फिर अगर बढ़ाने की बात नहीं करें तो फिर पैसा कौन लगाएगा, इसलिए वहां बुल की मूर्ति लगी हुई है। आए समझ में। अब बताओ, इकोनॉमिक्स किताबों में है ही नहीं, इकोनॉमिक्स किताबों में है ही नहीं। आधी इकोनॉमिक्स तो मैं आसपास लोगों तो सीख लेता हूँ, चलते फिरते लोग हो तो। अब देखो भारत के अंदर जो कैसे लोग, भारत के अंदर ऐसे लोग बताया तो, अब हम जब हम महंगाई पढ़ेंगे ना, तो महंगाई पढ़ते हैं, महंगाई क्यों बढ़ती है, आए समझ। मुद्रास्फीति पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है, तो कुछ जो आसपास गांव में बैठे हुए लोग है ना, वे भी अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाने के कारण ना, अनुमान लगाने के कारण महंगाई को बढ़ा देते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं तुम, जाड़े के दिनों में, आए समझ में, जाड़े के दिनों में जो पता क्या हो, जो आसपास के जो लोग, गाँव की बात बता रहा हूँ तुम, गाँव के, आए समझ, गाँव के जो लोग, गांव के लोग एक पूर जलाई और चारों तरफ आके बैठ गए, उसके एक अंदर एक हेड हो, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, ऐसा लगे इसे देख, जब मैं इससे बात करूँ लगे नहीं पढ़ता तो बेहतर था, ऐसा समझ बात। वो आगा बतागा कि माना खाड़ी के देशों में लड़ाई छिड़ चुकी, ऐसा समझ, लड़ाई छिड़ चुकी, वहां पूर्व एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसकी दुकान थी, वो अपनी दुकान पे चला गया, लड़ाई छिड़ चुकी, और जो तेल है वो महंगा हो चुका, ऐसा समझ। तो ये दुकान पे चला गया, उसने सोचा प्याज आते सामान, लड़ाई छिड़ चुकी, तेल आ रहा होगा तो महंगा होगा, दुकान पर चला गया, यही बात उन्होंने सब में फैला दी, पूरे गांव में फैला दी, सब चीजें महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अनुमान लगाया, बाद में जाकर पता चला वो प्याज भी महंगी बेच रहा, प्याज भी महंगी बेच रहा। उसने कहा प्याज क्यों महंगी होगी, 10 रुपए और बढ़ गए दाम, क्यों, क्योंकि ईरान में ना, ईरान इराक में लड़ाई छिड़ चुकी। बाद में जाकर पता चला हमारे पास तो खुद की प्याज इतनी, हम दूसरों से क्यों प्याज मंगा रहे, वे हमारे लिए खुद की पूर्ति नहीं हो पा रही। आज समझ में, इसका मतलब यह जो यहाँ के लोग है ना, अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने के कारण भी महंगाई बढ़ जाती है, अनुमान लगाने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। ये तो अनपढ़ लोगों की बात है, चलो गांव के लोगों की बात है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी समस्या गांव में, शहरों में भी ऐसी समस्या, वहां तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। दिल्ली की बात बताता हूँ, दिल्ली की बात 2016 की बात है, 2016 की बात है, दिल्ली के तो पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट भी अच्छा उसका, आज समझ में। लेकिन जो पढ़े लिखे, क्या कहा जाता है, पढ़े लिखा एक तो वो हो जो डिग्री होल्डर हो, तुम्हारे जैसे पेपर तांगे सिर्फ मॉडल पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो, अधिकांश लोग ऐसे ही है। आज समझ, दिल्ली तो बहुत पढ़ा लिखा शहर है, तो वहां भी लोगों की इतनी जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आया,
उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आया, इन्होंने कहा 2013 में आया था, 14 में आया था, 2013 में, 13 में जो बाढ़ आया था, 2013 में, जून 2013 में आया था, बाढ़ आया था। आया समझ में, 10वीं क्लास में था शायद उस टाइम पे। सुन लो, तो जो 2013 में बाढ़ आया ना, 2013 में बाढ़ आया, तो जो 2013 में जैसे बाढ़ आया तो पता चला कि दिल्ली के अंदर ना टमाटर महंगा होगा। टमाटर, उन्होंने पूछा टमाटर महंगा क्यों होगा, मंडी में टमाटर महंगा भी करा, दिल्ली की मंडी में। बाद में जाकर उन्होंने टमाटर महंगा क्यों हुआ कि उसमें उत्तराखंड में बाढ़ आई। बाद में जाकर पता चला ये तो पहाड़ी इलाका, यहाँ तो टमाटर पैदा ही नहीं होता, यहाँ तो टमाटर ही पैदा नहीं होता। आया समझ में, अनुमान लगाया, सिर्फ अनुमान लगाने के कारण ना महंगाई बढ़ चुकी। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है, सोच सको तुम। अब ये बात किताब में लिखी हुई, तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स किताब से बाहर, और तुम देख लोगों को देखना स्टार्ट कर दो तो इकोनॉमिक्स तुम्हारी किताब से बाहर। आया समझ में। भारत के लोग ना, मेरा मानना, जो भारत के लोग, भारत के अंदर गरीबी नहीं है, भारत के अंदर 99.9% मानसिक गरीबी पाई जाती है। समझ में आया बात यार, मानसिक गरीबी। अभी किसी से तुम बात करो ना, आया समझ में, अगर कोई यहाँ तो मॉल में चला गया ना, तो 6 फोटो खींच के ना, आया सब, जब तक उसको स्टेटस में लगाने का, डीपी में लगाने का, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भेजना, तो संतुष्टि नहीं मिलने, उसे मिल जाएगी। और कोई कभी ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पी रहा होगा ना, उसके साथ 10 रुपए भी लड़ना शुरू कर देगा, और वहां 90 रुपए भी रान कर रखा एक आइसक्रीम पर। आया समझ, उसमें कभी नहीं सेल्फी लेने का, और उसको कभी स्टेटस में लगाने का। आया समझ में। राह चलते हो तो कोई कपड़े नहीं खरीदने का, और शोरूम में चले जाएंगे, अपना खुद का शोषण करवाएंगे। ये मानसिक गरीबी नहीं है तो और क्या है। आया समझ में। देखो, बुद्ध का नाम लेके खुद ही हंस रहे कि बुद्ध के 12,000 में गए, इसमें मानसिकता देखो कैसी इनकी। ये मानसिक गरीबी नहीं है तो और क्या है। आया समझ में। ये जाते हैं, ये पता क्या कहते हैं, ये तो ब्रांड खरीदते हैं, ब्रांड के नाम से नाम देखते हैं उसका, आज कोई भी चीज खरीदते हैं, कौन सी कंपनी का। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं। तो भारत गरीब नहीं है, मानसिक गरीबी बराबर। आया समझ में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो चर्चाएं जारी रहेगी। अनुमानित कारक। अब चौथा, जो तीसरा सबसे बड़ा कारक है, उसका नाम है वैश्विक कारक, इंटरनेशनल फैक्टर। और यही से हमारी जो हो वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी, ओरिजिनल वर्ल्ड इकोनॉमी। क्या? हाँ, नीचे वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसके बिना तुम कुछ नहीं समझ सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यही वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स अगर तुम जानकारी होगी, तभी तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे और तुम लाभ कमाओगे। और इसका मुझे ठीक ठाक जानकारी, जब भी किसी कंपनी पैसा लगाओगे तो मेरे तो पूछ कर लगा लियो। वैसे मैं लगाता नहीं, आया समझ, क्योंकि मेरा पैसा एक बार जा चुका, तो मैं एक बार जहां तो धोखा खा लूं, मैं वहां दोबारा झांकता नहीं। आया समझ में। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आया। चलो, आज भी 1 घंटा पढ़ लिया।